Assalamu alaikum students. This is our lecture number 4 and today we will study about important features of simple harmonic motion. There are 4 important features of simple harmonic motion. Features of simple harmonic motion means कि वो कौन सी conditions हैं जो हर वो body satisfy करती है जिसकी movement simple harmonic motion होती है, या अगर हमें पता है कि एक body simple harmonic motion से move कर रही है तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो उस तरह की मूवमेंट रखने वाली हर बॉडी में हमें कॉमन नज़र आती हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. यानी कि एक बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है, इसका मतलब है कि वो बॉडी किसी एक ख़ास फिक्स पोजीशन के अबाउट ही वाइब्रेट कर रही है. We can see this in the examples we have discussed before about simple harmonic motion. For example, let us see example number 1, ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम. इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैस है ये एक ख़ास मीन पोजीशन के गिर्द यानी कि ओ के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है. इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट बॉल इज़ वाइब्रेटिंग अबाउट मीन पोजीशन ओ, एंड इन थर्ड एग्जांपल वी कैन सी दैट पेंडुलम, इन सिंपल पेंडुलम बॉब इज़ वाइब्रेटिंग अबाउट अ मीन पोजीशन बी. Now the second feature of simple harmonic motion is that the acceleration of vibrating body is always directed towards its mean position. हमने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कि जब भी कोई मैस अपनी मीन पोजीशन से दूर जाता है तो उसकी एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है. जैसे ही उसके वो हम मीन पोजीशन से दूर जा रहा है उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होती है, और जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होती है. जो डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी है. तो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ओ की तरफ है, इसलिए ए की जो डायरेक्शन है वो भी ओ की तरफ होगी. इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ओ की तरफ है और इस केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ है. सिमिलरली वी कैन सी इन बॉल एंड बाउल सिस्टम, यहाँ भी जो ए की डायरेक्शन है एक्सेलरेशन इज़ बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ओ, एंड सिमिलरली इन सिंपल पेंडुलम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ टुवर्ड्स पॉइंट बी, दैट इज़ द मीन पोजीशन. Coming towards the third feature of simple harmonic motion, the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. किसी भी मास में एक्सेलरेशन उतनी ही प्रोड्यूस होती है जितना उसका डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से. एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही ए की वैल्यू में भी इंक्रीज़ आएगी. जैसे कि हमने देखा कि ब्लॉक और स्प्रिंग में जो सिस्टम था उसमें जितना जो मैस था वो ज़ीरो पोजीशन से दूर जा रहा था, उसकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, उतनी ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही थी और उतनी ही उसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ रही थी. जब x की वैल्यू ज़ीरो हो गई यानी कि जो ब्लॉक था वो दोबारा अपनी ज़ीरो वैल्यू पे आया, तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो थी क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो थी. नंबर 4 फीचर इज़ दैट इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन बट ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन. एनर्जी चेंजेस में हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्लॉक है या सिंपल पेंडुलम के केस में बॉब है या बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो बॉल है उसमें मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मीन पोजीशन से गुजरता है ड्यू टू इनर्शिया, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके क्योंकि वो एक मोमेंट के लिए स्टे करता है इसलिए वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. वी विल डिस्कस अबाउट वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. Vibration. One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप बनता है अगर बॉल जो है वो ए से मूव करके सी पर आ रहा है और फिर सी से मूव करके वापस ए पर आ रहा है अबाउट मीन पोजीशन बी, तो हम कहेंगे कि इसकी वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो ए टू सी एंड देन सी टू ए यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. दिस विल बी वन वाइब्रेशन ऑफ बॉब. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है
पेंडुलम के बॉब को, उसको हम उसका टाइम पीरियड कहेंगे। स्प्रिंग मैस सिस्टम में टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था कि स्प्रिंग मैस सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो T=2π√m/k होता है। जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है दैट इज़ T=2π√L/g, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितना टाइम लग रहा है बॉब को अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी तक जाने में और फिर वापस आने में, दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नाउ कम टू फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations per cycle of a vibrating body in 1 second is called its frequency. Frequency का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी दफ़ा जो बॉब है वो अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में वो कितनी दफ़ा A to C और C to A वापस आ रहा है। That will be the frequency of simple pendulum. Frequency is always the reciprocal of time. फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स होता है। अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको 1/t करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नाउ एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम इस केस में x भी कह सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से कितनी दूर तक मैस को हमने पुल किया था वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, और इस केस में स्प्रिंग मैस सिस्टम का एम्पलीट्यूड होगा। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द मूवमेंट ऑफ मैस और मोशन ऑफ मैस विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन पेपर और ऑन स्क्रीन, सो हम ये करते हैं वी ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम उस ग्राफ के ज़रिए ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वक्त जो मैस है वो कहाँ पर है। अब इस ग्राफ में देखें, यहाँ पे एक आपको सेंटर वाली लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है, इस साइड पे डिस्टेंस है और इस साइड पे हम टाइम ले रहे हैं। इनिशियली जब टाइम 0 था तो हमारा जो मैस था वो इस वक्त 3 मीटर के फासले पर था O से। सपोज़ हमने किया, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि वो O से 3 मीटर्स के डिस्टेंस पर था। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मैस वापस आ रहा है O की तरफ, और ये जो लाइन है ये 0 को शो कर रही है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 है क्योंकि मैस अपनी मीन पोजीशन की तरफ है। अब मैस पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा है और ये 3 मीटर ही B की तरफ मूव करेगा, और टाइम जो है वो हमारा उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। अभी तक हमारे 2 सेकंड गुजर चुके हैं। पॉइंट B पे जाने के बाद ये दोबारा से वापस रिटर्न होगा पॉइंट O की तरफ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और फिर ड्यू टू इनर्शिया ये O पे नहीं रुकेगा और दोबारा अपनी A पोजीशन की तरफ ये मूव करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसी तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ मैस विल कंटिन्यू अबाउट मीन पोजीशन O. Now we will discuss about damped oscillation. The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. जब हम किसी सिस्टम को एज इट इज़ उठा के किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है जो उसकी मूवमेंट को स्टॉप करेगी, तो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एनर्जी है वो खो देंगी और मैस जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्प्रिंग मैस सिस्टम को ही हम लेते हैं, तो इस केस में हमने स्प्रिंग मैस सिस्टम को किसी विस्कस लिक्विड के अंदर एज इट इज़ उठा के रख दिया है। अब जाहिर है जो ये मैस है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता जैसे वो एयर में मूव कर रहा था। ये जो मीडियम है जिसमें हमने इस मैस को रखा है, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टिव मीडियम। ये इस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा और जो इसके अंदर रहते हुए जो इसकी ऑसिलेशंस है मैस की, उसको हम कहेंगे कि दे आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। Ideally, in the absence of friction or resistance, vibratory motion of an ideal system continues indefinitely because of restoring force. अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमने जो मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है, उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही। दैट वाज एन आइडियल केस जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस में एग्जिस्ट नहीं करता।
आइडियली अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगी तो जो मैस है वो इनडेफिनेटली यानी कि बहुत लंबे अरसे तक, या अगर कोई भी फोर्स उस पर ना लगी तो शायद हमेशा तक वो ऐसे ही टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा कोई ना कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़रूर होती है जो ऑब्जेक्ट को की ऑसिलेशंस को ऐसा ऐसा काम करते करते स्टॉप कर देती हैं। There is a force of friction which retards the motion so the systems do not oscillate indefinitely। इससे कभी ना कभी वो सिस्टम रेस्ट पर आ जाते हैं, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी उतना ही जल्दी वो जो सिस्टम है वो रेस्ट पर आ जाएगा। What does friction do? फ्रिक्शन करती क्या है? फ्रिक्शन reduces the mechanical energy of the system। जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये फ्रिक्शन उस एनर्जी को रिड्यूस कर देती है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, और उसकी मूवमेंट जो है वो डैम्प होती जाती है। डैम्पिंग रिड्यूसेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो डैम्पिंग है ये वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड को कम करती है। अभी हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि x की वैल्यू एम्पलीट्यूड है स्प्रिंग मैस सिस्टम में। शॉक एब्जॉर्बर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। व्हाट इज़ शॉक एब्जॉर्बर? यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है शॉक एब्जॉर्बर की, ये कार्स में मौजूद होता है। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू लिक्विड सच एज ऑयल। यहाँ पे आपको ये पिस्टन नज़र आ रहा है और ये इसके अंदर ऑयल फिल है। ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है इस लिक्विड के अंदर। द अपर पार्ट ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। ये जो अपर पार्ट है शॉक एब्जॉर्बर का ये कार के साथ अटैच होता है। अब ये शॉक एब्जॉर्बर काम कैसे करता है? वट इज़ द पर्पज़ ऑफ शॉक एब्जॉर्बर? व्हेन कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। जब कार जो है वो रोड पे किसी बम्प के ऊपर से गुजरती है तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और अगर ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा तो कार बहुत बुरे तरीके से वायलेंटली वाइब्रेट करेगी। शॉक एब्जॉर्बर का काम ये है कि शॉक एब्जॉर्बर इन वाइब्रेशंस को डैम्प कर देता है, इन ऑसिलेशंस को रिड्यूस कर देता है। किस वजह से? क्योंकि वो जो पिस्टन है वो ऑयल के अंदर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ऑसिलेशन इनडेफिनेटली नहीं होती, बल्कि थोड़ी देर के बाद, बल्कि कुछ सेकंड्स के बाद ही वो वाइब्रेशंस कम होती जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप कर जाती हैं। ये जो पूरा जो प्रोसेस है वाइब्रेशन के स्टॉप करने का बहुत ही क्विकली होता है। ये कैसे वाइब्रेशन स्टॉप हो रही हैं? दे कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। वो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही थी, ये शॉक एब्जॉर्बर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ऑयल को हीट करने में। तो इस वजह से जो कार है वो विगरसली वाइब्रेट नहीं करती और उसकी ऑसिलेशंस डैम्प हो जाती हैं। What is envelope of damping? Time taken by a damped oscillation to fade away is called envelope of damping। जितना टाइम लगता है ऑसिलेशन को कम होते होते ख़त्म होने में, उस टाइम को हम envelope of damping कहते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है, यहाँ से वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आते आते वाइब्रेशन हल्की होते होते बहुत कम हो गई है। तो ये जो टाइम लगा है इसको वाइब्रेशन को फेड होने में या ऑसिलेशन को फेड होने में, इसको हम इन्वेलप ऑफ डैम्पिंग कहेंगे।